हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे आप लोगों के अपकमिंग TGT, यूपी आर्विनल और UPPCL के एग्ज़ाम के तैयारी हो रही है। आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों की 100% तैयारी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको मॉडल पेपर नंबर 3 बताने जा रहा हूं, जिसका पार्ट ए है। पार्ट ए में मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पार्ट बी में आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। पार्ट सी में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। मतलब एक मॉडल पेपर को मैं 3 पार्ट्स में बना रहा हूँ, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को DC श्रेणी फैन मोटर में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण पद्धति, दूसरा दिया है श्रेणी समांतर पद्धति, तीसरा दिया है फील्ड टेपिंग पद्धति, चौथा दिया है फील्ड डाइवर्टर पद्धति। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? श्रेणी समांतर पद्धति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या किसी संचरण लाइन के कंडक्टर को पोल से अलग करता है? स्ट्रैंड हार्डवेयर, डिस्क इंसुलेटर, वी क्रॉस आर्म, अर्थ ब्रेक स्विच के साथ आइसोलेटर। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? डिस्क इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिरोपणी लाइन प्रणाली में त्रुटि की घटना का प्रतिशत क्या है? 15 से 20%, 6 से 8%, 30 से 40%, 1 से 3%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 30 से 40%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ग्लास इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, ठीक है। तो बच्चों हाई ट्रांसमिशन में हम लोग क्या करते हैं? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचरण लाइन में कोरोना की संभावना बढ़ जाती है गर्मियों में, सर्दियों में, सूखे वातावरण में, आर्द्र वातावरण में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आर्द्र वातावरण में कोरोना की लॉसेस बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है? ठोस ईंधन, द्रवीय ईंधन, गैसीय ईंधन, ये सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ठोस ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज है के पास स्थित होता है। क्या लिखा है? किसी हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है। टेस्लेस, जलाशय, विद्युत केंद्र, बांध। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विद्युत केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाप शक्ति स्टेशन में बायरल की अतितापक में क्या प्रवेश करता है? नम वाष्प, अतितापित भाप, भारी जल, ठंडा जल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नम वाष्प जो है क्या करती है? प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बायोगैस का उत्पादन डैश डैश किया जाता है। गौमूत्र से, पशुओं के गीले गोबर से, प्लास्टिक के कूड़े से, सूखे पत्तों से। तो आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसमें आंसर होगा पशुओं के गीले गोबर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लीव निर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है पीवीसी, एम्पायर क्लॉथ, नायलॉन, ये सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वितरण उपकेंद्र के नियंत्रक पट में डिस्टकारी क्यों प्रयोग किया जाता है? सर्किट ब्रेकर के लिए डीसी तैयार करने हेतु, एसी मापक यंत्रों को डीसी मापक यंत्रों में परिवर्तित करने हेतु, वोल्टा नियंत्रक के प्रचालन हेतु, बैटरी आवेशन रिले प्रचालन और एलईडी हेतु। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एसी मापक यंत्रों को डीसी मापक यंत्रों में परिवर्तित करने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलता हुआ मोटर के घूर्णन दिशा को विपरीत करने के प्रयास को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? मैकेनिकल ब्रेकिंग, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग, रैंपिंग, प्लगिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? प्लगिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारणतः तापन उपकरणों में प्रयुक्त केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण है केबल के अचालक आवरण की किस्म, ऊष्मा का विकिरण न हो पाना, विद्युत धारा जनित ऊष्मा, केबल के चारों ओर का वातावरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? विद्युत धारा जनित ऊष्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है ऊर्जा मीटर के बाद, ऊर्जा मीटर के पहले, पावर स्विच के बाद, मुख्य स्विच के बाद। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ऊर्जा मीटर के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस हरे रंग को कोडित किया जाता है? फेज लाइन, उदासीन लाइन, हार्ट लाइन, अर्थ लाइन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अर्थ लाइन। देखिए अर्थ जो वायर होता है, ग्रीन वायर जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या होता है बच्चों? अर्थ के लिए होता है। ठीक है, और जो ब्लैक यूज़ करते हैं वो न्यूट्रल के लिए होता है। और जो आपका RYB होते हैं, रेड हो गया, येलो हो गया, ब्लू होगा, ये क्या होते हैं? फेस के लिए यूज़ होते हैं बच्चों। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लैंप का प्रचालन काल न्यूनतम होता है? फ्लोरेसेंट लैंप, मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, LED। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? फ्लोरेसेंट लैंप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कई बार पूछा गया है। स्टेरेडियन की इकाई है प्लेनर कोड, ठोस कोड, विकिरण कोड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ठोस कोड, मतलब जो बोलते हैं सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल होती है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम लैंप का प्रयोग होता है वाचनालय के लिए, रास्तों के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, पुस्तकालय के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रास्तों के लिए सोडियम लैंप का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज वाइंडिंग में प्रत्येक फेज की कुंडलियाँ डैश डैश विद्युत अंतों के अंतर पर स्थापित की जाती है? 360, 270, 180, 120। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 120। जो आपके 3 फेज होते हैं RYB, ठीक है, इनके बीच में कितना एंगल होता है? 120 डिग्री का डिफरेंस रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रति फेज प्रति पोल कुंडलियों की संख्या बराबर होती है?
कुल कॉइल्स संख्या बटे फेज संख्या इंटू पोल संख्या, कुल कॉइल संख्या अपॉन फेज संख्या, कुल कॉइल संख्या अपॉन पोल की संख्या, फेज की संख्या इंटू पोल की संख्या, कुल कॉइल अपॉन कुल कॉइल की संख्या। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, कुल कॉइल संख्या अपॉन फेज संख्या इंटू पोल संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पोल्स की संख्या 4 है और खांचों की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान होगा। ठीक है, तो देखिए पोल पिच हमें निकालनी है, तो पोल पिच का मान क्या होगा बच्चों? पोल पिच क्या होगी? खांचों को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 छंग 24, तो कितने आएंगे बच्चों आपके? 6 खांचे आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंडलन का पिच गुणांक क्या होता है? पिच गुणांक इज इन इक्वल टू कुंडलन पिच इंटू ध्रुव पिच। पिच गुणांक इज इन इक्वल टू कुंडलन पिच इंटू ध्रुव पिच। पिच गुणांक इज इन इक्वल टू ध्रुव पिच अपॉन कुंडलन पिच। पिच गुणांक इज इन इक्वल टू कुंडलन पिच अपॉन ध्रुव पिच। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पिच गुणांक इज इन इक्वल टू कुंडलन पिच अपॉन ध्रुव पिच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पूरी अंतराल वाइंडिंग में कॉइल अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध है? कॉइल अंतराल इज इन इक्वल टू पोल अंतराल। कॉइल अंतराल इज से बड़ा है पोल अंतराल। कॉइल अंतराल बराबर पश्च अंतराल। कॉइल अंतराल बड़ा है पोल अंतराल से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कॉइल अंतराल बराबर पोल अंतराल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीट्रिक प्रणाली में SE तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। व्यास मिमी में, कटास क्षेत्रफल मिमी स्क्वायर में, गेज संख्या के रूप में, ओम के प्रतिरोध के रूप में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? व्यास जो होगा मिमी में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल्स को, पेपर्स को देखते चलिए और हो सके तो उनको अपने नोट्स में बनाते चलिए। ये आपके मॉडल पेपर्स आपके अपकमिंग यूपी PCL TG2 और यूपी आर्मिनल TG2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कुंडली वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडली का कार्य करती हैं कहलाता है। करंट ट्रांसफार्मर, टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए बच्चों जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उसमें एक वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। ये वाइंडिंग क्या करती है? दोनों वाइंडिंग का कार्य करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो मटेरियल यूज़ होता है बच्चों वो कम यूज़ होता है। मटेरियल जो यूज़ होता है वो कम यूज़ होता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं। मतलब जहाँ पे हमको वोल्टेज घटाना बढ़ाना होता है वहाँ पे हम लोग इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेस के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीकों से जोड़ा गया है डैश के रूप में जाना जाता है। समूह कनेक्शन, आसन्न कनेक्शन, कुंडली समूह, फेस कनेक्शन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फेस कनेक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए DC सप्लाई आवश्यक है? प्रकाश व्यवस्था, मशीन, शॉप मोटर, स्विच कार में प्रयुक्त मोटर, वैद्युतिक घरेलू उपकरण। तो बच्चों आंसर आपका तीसरा सही है, खिंचाव कार में प्रयुक्त मोटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली घरों में रिएक्टिव पावर नियंत्रण के लिए कौन सी मोटर भी प्रयुक्त किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, DC मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिंक्रोनस मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद पोल की संख्या समान होती है तो मोटर की गति आवृत्ति से स्वतंत्र होती है, आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ती है, पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ती है, आवृत्ति में वृद्धि के साथ घटती है। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है, आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। डीसी एम एसी दोनों, एसी स्पंदित डीसी और केवल डीसी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पोल और 1800 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी? देखिए हम लोग जानते हैं एन इज इक्वल टू क्या होता है? 120 F/P। हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? P इंटू एन अपॉन 120। पोल आपको दिए हैं 4 और आपको स्पीड कितनी दी? 1800 बटे 120। इसको कैंसिल किया, 4 तिहाई 12, 3 छंग 18। तो फ्रीक्वेंसी आपकी बच्चों क्या आ जाएगी? 60 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर का वोल्टा नियमन निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू वोल्टेज NL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। VNL, देखिए VNL मतलब समझ लीजिए बच्चों होता क्या है, और VFL मतलब समझ लीजिए होता क्या है। देखिए वोल्टेज ऑन नो लोड, वोल्टेज ऑन नो लोड, और ये क्या है? वोल्टेज ऑन फुल लोड। ठीक, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? जो कोई भी हो, चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका अल्टरनेटर हो, कोई भी हो, उसका जो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वो नो लोड पे जो वोल्टेज आउटपुट होता है और लोड पे जो आउटपुट वोल्टेज हो, उनका जो डिफरेंस होता है, उनका अनुपात क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन कहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला दिया है VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। दूसरा दिया है VR इज इक्वल टू VNL मतलब वोल्टेज ऑन नो लोड माइनस वोल्टेज ऑन फुल लोड अपॉन वोल्टेज ऑन नो लोड इंटू 100। तीसरा दिया आपको VR इज इक्वल टू VNL माइनस VRL अपॉन VNL। और चौथा ऑप्शन दिया VR इज इक्वल टू √V² माइनस V²FL। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर फैक्टर सुधारने की विधियां हैं: स्थैतिक संधारित्र, तुल्यकालिक संधारित्र, कला अग्रकारी का प्रयोग करके, ये भी सभी। तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सभी मेथड का प्रयोग करके हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्साइटर प्रदान करता है DC सप्लाई, AC सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है बच्चों मुझको। AC एवं DC सप्लाई दोनों, ना AC ना DC। तो बच्चों आंसर क्या होगा? DC सप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे सस्ती है? डबल कैपेसिटर, रिपल्सन स्टार इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार मोटर, कैपेसिटर मोटर। तो बच्चों आंसर थर्ड आपका बिल्कुल सही है, कैपेसिटर स्टार मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुने जो सैडेड पोल मोटर में पाया जाता है: दिक् परिवर्तक, अब केंद्रीय स्विच, घूर्णक, संधारित्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा? घूर्णक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है। मुख्य वाइंडिंग के संबंध में तुलनात्मक रूप से उच्च, मध्यम, शून्य। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड सही है, मुख्य वाइंडिंग के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से उच्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स को जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए
मेरे वीडियोस को शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, जिससे हम आप लोगों की TG2 की तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज मोटरों में यूनिवर्सल मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है? ड्राफ्ट फैन, ग्राइंडर, निरंतर गति और हाईएस्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ग्राइंडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वत्रिक मोटर शून्य भार पर डैश डैश पर चलती है। उच्च गति, निम्न गति, परिवर्ती गति, स्थिर गति। क्या होगा? उच्च गति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC और DC आपूर्तियों दोनों पर कौन सी मोटर कार्य कर सकता है? कंपाउंड मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, सैडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? यूनिवर्सल मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो यूनिवर्सल मोटर होती है ये आपकी क्या होती है? AC पे भी ऑपरेट होती है और आपकी DC मोटर पे भी ऑपरेट होती है, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो DC सीरीज़ मोटर की तरह होता है, DC सीरीज़ मोटर की तरह होता है। ये भी आप क्वेश्चन, ये भी आप टॉपिक, ये भी बात अपने आपको आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की आपूर्ति डैश डैश होती है। सप्लाई आवृत्ति अपॉन स्लिप के बराबर, हमेशा सप्लाई आवृत्ति के बराबर होती है, हमेशा सप्लाई आवृत्ति से अधिक, स्लिप इनटू सप्लाई आवृत्ति के बराबर। ठीक है, देखिए आपका जो देखिए स्टेटर जो होता है और रोटर होता है। इंडक्शन मोटर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेटर और एक रोटर होता है। चाहे आपका स्टेटर हो, चाहे आपका स्टेटर का वोल्टेज हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, चाहे स्पीड हो, सब में स्लिप का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो जो आपकी रोटर की जो करंट होगी, ठीक है, वो क्या होगी? स्टेटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी के हमेशा क्या होगी? एस टाइम होगी। मतलब रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैंने मान लिया FR, वो क्या होगी? एस फॉर स्लिप हो गई, और F ये क्या होगी? जो इनपुट आप सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, सप्लाई जो दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी उनके मल्टीपल के बराबर होगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम NR की वैल्यू निकालें, NR की मतलब रोटर की स्पीड निकालें तो S क्या होगी? S इंटू NS होगी। ठीक है, ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, दोनों में S का डिफरेंस होगा, मतलब स्लिप का डिफरेंस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर द्वारा विकसित टार्क किसके बराबर है? भंवर धारा 6, रोटर में स्थानांतरित वायु अंतराल पावर, कुल विकसित पावर, स्टेटर आउटपुट और रोटर ताम क्षति के अंदर। तो आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अंतर होगा, के अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए डैश डैश प्रयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिंजरी प्रेरण मोटर में होता है। स्टेटर में 2 श्रेणी वाइंडिंग होती है, रोटर में 2 श्रेणी वाइंडिंग होती है, स्टेटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती है, रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर के स्टार्टर में प्रतिरोध को स्टेटर परिपथ में डाल दिया जाता है। अनुप्रयुक्त वोल्टा प्रति फेज लाइन वोल्टा का 57.8% होता है। प्रतिरोध को रोटर परिपथ में डाल दिया जाता है। कम वोल्टा मोटर और स्टार्टर के लिए अनुप्रयुक्त किए जाते हैं। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड सही है। अनुप्रयुक्त वोल्टा प्रति फेज लाइन वोल्टा का 57.8% होता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितनी क्षमता वाले मोटरों के लिए DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला ऑप्शन दिया है 15 HP से अधिक, 15 HP से कम, 5 HP से कम, 10 HP से कम से अधिक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है,
5 HP से जो कम मोटरें होती वहाँ पे हम लोग डोल स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टेटर का उपयोग करते समय स्टेटर के प्रतिरोध का ऐसा रखा जाता है, अधिकतम का 3/4, अधिकतम मूल्य का आधा, न्यूनतम। बच्चों आंसर क्या होगा? अधिकतम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण तब अधिकतम होता है जब रोटर प्रतिघात के समतुल्य हो, रोटर प्रतिघात के से दोगुना हो, रोटर प्रतिघात का 1/2 हो, रोटर प्रतिरोध स्टेटर प्रतिघात का √2 गुना हो। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका? क्या होता है, कंडीशन क्या होती है? R2 = X2 होता है। तो ये कंडीशन कौन फॉलो कर रहा है? आपका सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है फॉलो कर रहा है, रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समतुल्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केल्विन ब्रिज का उपयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है, ठीक है? करंट, कैपेसिटेंस, इम्पीडेंस, लो रेजिस्टेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा? केल्विन ब्रिज का जो प्रयोग हम लोग करते हैं लो रेजिस्टेंस को नापने के लिए करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर थ्री का पार्ट ए बताया है। 1-2 दिन में आपको पार्ट बी भी बताऊंगा। आप मेरे बनाए गए वीडियोस को पूरा देखिए, अगर अच्छा लगता है तो अपने साथियों को भेजिए, उनकी भी तैयारी हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे आपकी TG2 के लिए तैयारी हो सके और जिससे आप सफलता पा सकें। थैंक यू।